तो फाइनली इस वीडियो में अपन रिव्यू करने वाले हैं एचडीबी फाइनेंशियल्स के आईपीओ का। इसके पहले अपन ने इसके शेयर होल्डर कोटा का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझा था, उसके ऊपर थोड़ा डिटेल में अपन इस वीडियो में भी समझेंगे, साथ में वैल्यूएशन एनालिसिस भी किया था। अभी इस वीडियो में फाइनल पूरे आईपीओ के डिटेल्स को एक बार कंपाइल करेंगे, साथ में सारी चीजें इस वीडियो में कवर करने का ट्राई करेंगे और क्या इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है या फिर नहीं, इस चीज को भी समझेंगे। साथ में ग्रे मार्केट प्रीमियम में काफी उतार चढ़ाव हमको देखने को मिला है, तो करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, आगे क्या इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, सारी चीजें अपन इस वीडियो में कवर करने वाले। तो सबसे पहले अपन बेसिक से जाते हैं। मेरे को पता है कि भाई ये चीजें मैंने मल्टीपल टाइम्स अपने व्यूवर्स को बता दिया हूं, पर एक बार फिर से अपन बेसिक से स्टार्ट करते हैं और पूरी चीजें यहां पर टैप करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, पहली बात, आईपीओ का इशू साइज होने वाला है 12,500 करोड़ रुपए का, जिसमें से 10,000 करोड़ का रहने वाला है ऑफर फॉर सेल ओएफएस। वहीं पर मैं फ्रेश इशू की बात करूं तो 2.5 हजार करोड़ का यहां पर तुमको फ्रेश इशू देखने को मिलेगा, मतलब 2,500 करोड़ रुपए का टोटल फ्रेश इशू देखने को मिल रहा है। अपन ने पहले समझा कि जिस आईपीओ में सबसे ज्यादा फ्रेश इशू होता है वो बढ़िया होता है, या फिर अगर ऑफर फॉर सेल ज्यादा हो गया तो ये निगेटिव होता है, पर यहां पर ये निगेटिव नहीं है, क्योंकि एचडीबी फाइनेंशियल्स एक अपर लेयर एनबीएफसी है जिसके लिए सेबी की काफी सारे ऑब्लिगेशंस थे। वहां से एक ये है कि एचडीएफसी बैंक को यहां पर जो प्रमोटर होल्डिंग है ना, उसको 94% से लेकर 75% के नीचे लाना पड़ेगा। अब देखो, इस आईपीओ आने के बाद में जहां पर पहले एचडीएफसी बैंक का प्रमोटर होल्डिंग फॉर 94% का था, वो अभी गिरकर हो जाएगा टोटल 75% से भी कम। तो ये सेबी का ऑब्लिगेशन था, ठीक है, और इनको आईपीओ भी इसलिए लाना पड़ रहा है क्योंकि सेबी का ऑब्लिगेशन था। तो ऑफर फॉर सेल इतना किया गया है जिससे कि 75% के नीचे एचडीएफसी बैंक की प्रमोटर होल्डिंग आ जाए, और बाकी का पैसा ये उठेगा, ये भाई कॉर्पोरेट एक्शन में यूज होगा, या फिर हो सकता है कि ये लेंडिंग्स के लिए यूज करे। ठीक है, अभी अपन आते हैं इस आईपीओ के प्राइस बैंड के ऊपर, जिससे कि अपन इसका वैल्यूएशन निकालेंगे। इसके प्राइस बैंड की बात करूं तो ये निकल के आ रहा है 700 से 740 रुपए पर शेयर के हिसाब से। अभी 740 रुपए का अपर बैंड है ना, तो अपर बैंड के ऊपर ही आएगा। मतलब अभी भले ही ग्रे मार्केट प्रीमियम आईपीओ का उतना ना हो, पर कंपनी की रेपुटेशन तो है, कंपनी का जो हाइप है मार्केट में आईपीओ का, वो इनफ है कहीं ना कहीं, और सब्सक्रिप्शन पड़ेगा। तो 740 रुपए के भाव पर इसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब कंपनी की वैल्यूएशन निकल के आती है 61,000 करोड़ की। ठीक है, एक और चीज समझना पड़ेगा अपने को, अनलिस्टेड मार्केट में शेयर ट्रेड हो रहा था, पूरे 1200 रुपए पर ट्रेड हो रहा था। ठीक है, और बताया जा रहा है कि भाई अनलिस्टेड मार्केट की कंपेयर में जो वैल्यूएशन निकल के आया है आईपीओ का, वो भाई 40% माइनस निकल के आया है। मतलब जिन्होंने अनलिस्टेड मार्केट में शेयर लिया होगा उनको डेफिनेटली यहां पर नुकसान देखने को मिलेगा। अब इसकी वैल्यूएशन निकल के आ रही थी लगभग 95,000 करोड़ की, मतलब कोई कंपनी है 95,000 करोड़ की अनलिस्टेड मार्केट में, उसका वैल्यूएशन आईपीओ में हो जा रहा है 61,000 करोड़ का, मतलब वैल्यूएशन में सिग्निफिकेंट ड्रॉप देखने को मिल रहा है। तो अपने को एक चीज समझना पड़ेगा, 1200 रुपए इसका अनलिस्टेड प्राइस था, मतलब यहां पर बायर्स अवेलेबल थे इस प्राइस पर। तो कहीं ना कहीं अभी जो आईपीओ में प्राइस देखने को मिल रही है वो काफी कम है, तो इससे जो न्यू इन्वेस्टर्स है ना, उनके लिए काफी ज्यादा यहाँ पर बेनिफिट देखने को मिल सकता है। अभी पुराने वालों की मैं बात करूंगा नहीं, उनके तो लगे, अब लगे तो लगे भाई, अब कर क्या सकते हैं अपन। ठीक है, तो अभी अपन बात करते हैं कोटास की। एज अ रिटेल इन्वेस्टर आप कितना अप्लाई कर सकते हो? जनरली रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 35% का कोटा होता है, पर अपन रिटेल से चालू नहीं करेंगे। इसमें है शेयर होल्डर कोटा। शेयर होल्डर कोटा को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। शेयर होल्डर कोटा का मतलब ये होता है कि अगर कोई कंपनी आईपीओ लेकर के आ रही है और उसकी पेरेंट कंपनी मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड है, तो अगर आप पेरेंट कंपनी का एक एटलीस्ट एक शेयर आरएचपी डेट के पहले तक होल्ड करते हो, तो तुमको यहाँ पर चांसेस मिलेंगे कि तुमको एक अलग से कोटा मिलता है शेयर होल्डर कोटा का, जिसमें तुम्हारे अलॉटमेंट के चांसेस जो है ना वो बढ़ जाते हैं। अभी सिंपल से हम समझते हैं, यहाँ पर एचडीएफसी बैंक का जो शेयर है ना, अगर आपके पोर्टफोलियो में होता 18 जून या फिर उससे पहले तक, क्योंकि इंडिया में चलता है T+1 सेटलमेंट, तो इसके चलते देखो, इसका जो आरएचपी है ना, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, ये फाइल हुआ था 19 जून के दिन। मतलब T+1 सेटलमेंट के कारण अगर 18 जून या फिर उससे पहले तुम्हारे डिमेट अकाउंट में शेयर होगा, तो तुम यहां पर एलिजिबल हो शेयर होल्डर कोटा के लिए। अभी जिस पैन कार्ड से तुमने शेयर लिया हुआ था वही पैन कार्ड तुम्हारा एलिजिबल रहेगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ शेयर होल्डर कोटा में क्या होता है। शेयर होल्डर कोटा में तुम 2 लाख रुपए तक का एप्लीकेशन लगा सकते हो, पहली बात। ठीक है, शेयर होल्डर कोटा अगर तुम्हारा एलिजिबिलिटी है, तुम्हारी अगर अवेलेबल है, तो भाई तुम शेयर होल्डर कोटा लगाओ, और शेयर होल्डर कोटा प्लस तुम लगा लो एक यहाँ पर रिटेल कोटा, लगभग 14,800 का पड़ता है, 14,800 रुपए का। ठीक है, यहां पर मैं आपको एक और चीज कवर करके बता देता हूं, 20 × 740, ये होता है तुम्हारा 14,800 रुपए।
एक लॉट में बैठेगा तुम्हारा 20 शेयर, एक लॉट पड़ेगा तुमको 14,800 रुपए का। तो ये तुम्हारा शेयर होल्डर के साथ में तुम रिटेल लगा सकते हो, ठीक है। दूसरा बनता है तुम्हारा शेयर होल्डर, ये तो इतना ही रहेगा, 2 लाख रुपए का रहेगा। तो अप टू 2 लाख है, मतलब तुम यहाँ पर एक लॉट भी अप्लाई कर सकते हो शेयर होल्डर से, पर चांसेस तुम्हारे ज्यादा तब बनेंगे जब तुम 2 लाख रुपए की लिमिट हिट करो। यहां पर बनता है तुम्हारा ये 13 लॉट। अगर तुमने 13 लॉट लगा दिया तो तुम्हारे चांसेस शेयर होल्डर कोटा में सबसे ज्यादा रहेंगे, क्योंकि यहां पर प्रोपोर्शनेट लॉटरी बेसिस पर अलॉटमेंट होता है। मतलब जिसने सबसे ज्यादा लॉट अप्लाई किया है उसको सबसे पहले प्रायोरिटी मिलेगी। वहीं पर रिटेल में उल्टा होता है, रिटेल में ओनली लॉटरी बेसिस। तुम एक लगाओ या 10 लगाओ या फिर 13 लगाओ, रिटेल में 13 तक ही लगता है, 13 लगाओ, तुम कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। हो सकता है कि 13 वाले को ना मिले, एक वाले को मिल जाए, पर शेयर होल्डर कोटा में ऐसा नहीं होता है, प्रोपोर्शनेट लॉटरी बेसिस पर अलॉटमेंट होता है। HNI का तुम्हारा हो जाएगा टोटल 14 लॉट लगेंगे, ठीक है। 14 इंटू 14,800 तुम्हारा ये हो जाएगा अराउंड 2,08,000 के करीब, ठीक है। तो आई होप अभी आपका शेयर होल्डर कोटा का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अब ये मत बोलना यार कि किस एक आईडी से लिया तो दूसरे से अप्लाई करूंगा क्या, ग्रो से लिया तो जीरोधा से अप्लाई करूंगा क्या। पैन कार्ड तुम्हारा सेम होना चाहिए, तुम कहीं से भी लो, कहीं से भी अप्लाई करो, पर इतना काय को झंझट पालने का, जिस डीमेट अकाउंट में तुम्हारा शेयर है वहीं से अप्लाई कर लो, सिंपल, झंझट दूर, ठीक है। इतना क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए। अभी 10% रिटेल कोटा रखा गया है, तो कहीं ना कहीं बाकी जो कोटाज है ना वो थोड़ा सा उलट पुलट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर QIBs हो गया है, QIBs जनरली कितना होता है, 50% होता है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 45%, ठीक है। उसके बाद में रिटेल होता है भाई तुम्हारा 35% का होता है, तो रिटेल को थोड़ा कम कर दिया गया है, 31.5 कर दिया गया है, ठीक है। आगे अपन आते हैं HNI तुम्हारा हो जाएगा 13.5% का। वहीं पर एम्प्लॉय कोटा भी रखा गया है, एम्प्लॉय कोटा यहाँ पर रखा गया है 0.16%, जो कि होता है 20 करोड़ रुपए, ठीक है। 20 करोड़ रुपए का यहाँ पर टोटल 12,500 करोड़ में से 20 करोड़ रुपए एम्प्लॉय कोटा रखा गया है। एम्प्लॉय का नंबर कम होता है, तो वो उनकी अलग दुनिया है भाई। जो भी इस HDB फाइनेंशियल सर्विसेज के एम्प्लॉयज है ना, उनकी अलग दुनिया है, उनके बारे में अपने को नहीं सोचने का है, वो अलग अलॉटमेंट लगाएंगे। अपना अपन इतना देख सकते कि अपने पास में HDFC बैंक का अगर शेयर पहले से, तो अपन शेयर होल्डर कोटा में यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो अभी अपन थोड़ा प्रकाश डालते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर। बाकी आपको वैल्यूएशन एनालिसिस वाला वीडियो देखना है ना, मेरे चैनल पर वैल्यूएशन एनालिसिस का वीडियो है, यहाँ पर मैं थोड़ा ऊपर ऊपर जाऊंगा, लेकिन ऐसे भी इतना डिटेल में जरूरत नहीं। पर जो कुछ लोग होते हैं जिनको थोड़ा सीखने का, समझने का अंदर से क्यूरियोसिटी होता है, तो उनके लिए मेरे चैनल पे वीडियो है, या फिर मैं एंड स्क्रीन के पे भी लगा दूंगा, क्या वैल्यूएशन इसका सस्ता है या फिर महंगा है, पूरा मैंने डिटेल में उसको एनालाइज किया हूँ, ठीक है। तो अभी अपन फाइनेंशियल्स पे जाते हैं, 2022 से 25 तक का अपने पास में डेटा है। मैं इसके पी रेशो के ऊपर भी आऊंगा, पर पहले अपन देख लेते हैं कितना रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 11,300, 12,400, 14,100, 16,300 यूनिफॉर्म ग्रोथ देखने को मिल रही है। एक बड़ी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के लिए ये वाला जो डेटा है ना, ये ठीक है, ठीक है। बाकी मैं यहाँ पर एक्सपेंसेस पे नहीं आऊंगा, सीधा आता हूँ मैं यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पैट के ऊपर, ठीक है। 1,000 करोड़ से सीधा 2,000 करोड़ गया, मतलब 2x हो गया, डबल हो गया। लगभग 90% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है, 90 से 92% की। आगे अपन आते हैं 2,460 करोड़, यहाँ पर भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं पर 2025 जो कि अभी तक पूरा खत्म नहीं हुआ है, अभी तक इन्होंने हिट कर लिया 2,175 करोड़, मतलब ये जाने वाले हैं लगभग 4,000 करोड़ तक, ठीक है। मैं यहाँ पर मान के चलता हूँ ये जाएंगे 4,000 करोड़ तक। तो इस हिसाब से इसकी जो ग्रोथ है वो तगड़ी है। अभी ग्रोथ अच्छी है तो मार्केट वैल्यूएशन अच्छा देगा। देखो तुमको 1,200 रुपए का अनलिस्टेड मार्केट का शेयर देखकर तो इतना समझ जाना चाहिए कि भाई मार्केट इसको वैल्यूएशन अच्छी दे रहा था। अभी वैल्यूएशन कंपनी ने कम दे दी ना, तो ग्रे मार्केट ने उसको कवर करना चाहिए था। अभी टाटा टेक्नोलॉजीज के मैनेजमेंट ने वैल्यूएशन कम दिया था, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम 100% चल रहा था ना। मतलब फॉर एग्जांपल अभी मेरे को याद नहीं है एग्जैक्ट कितना मार्केट कैप था, तो यहाँ पर x करोड़ का अगर मार्केट कैप चल रहा था, अगर उसको मार्केट 100% का GMP ग्रे मार्केट प्रीमियम देता है, तो इसने ट्रेड करना चाहिए ना 2x करोड़ के ऊपर ट्रेड करना चाहिए मार्केट में पोस्ट IPO। पर यहाँ पर वो देखने को नहीं मिल रहा है। अब हो सकता है कि मार्केट में जो चीजें चल रही है, अभी मार्केट की थोड़ी हेल्थ बढ़िया नहीं है, हर एक कंपनी यहाँ पर IPO लाना नहीं चाहती। वो तो भाई HDB फाइनेंशियल्स को थोड़ा मजबूरन लाना पड़ गया, क्योंकि सेबी की पहले तो ऑब्लिगेशन थी, सितंबर 2025 से पहले इनको किसी भी हालत में एनी हाउ इनको लाना था, क्योंकि अपर लेयर NBFC है। तो ये प्रॉब्लम इनके लिए देखने को मिल रही है। बाकी अपने पास में जितना है, अभी जो टाइम है, जैसी सिचुएशन है, उसके हिसाब से अभी अपने को फॉलो करते हुए चलना पड़ेगा।
प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखते हैं इस वैल्यूएशन पर, इस प्राइस बैंड पर 740 रुपए पर ये निकल के आ रहा है 28 का। मैं इन डेप्थ पीयर कंपैरिजन के ऊपर नहीं जाऊंगा, पर तुमको ये मैं बता देना चाहता हूं कि जिस तरीके की कंपनी की ग्रोथ है ये वैल्यूएशन सस्ता है। अगर 10% का जीएमपी भी है, 10% पर लिस्ट भी हो जाता है, ठीक है, फिर भी ये वैल्यूएशन सस्ता है। 10% पे लिस्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 31 का पी हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। 31 का पी जस्टिफाई करता है क्या यार, मेरे को ये बताओ। बजाज फाइनेंस को 35 का पी मिल रहा है, एचडीबी फाइनेंशियल जो कि एक एनबीएफसी है, तो इनको भी अच्छा खासा पी रेशियो मिलना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में बजाज फाइनेंस से कंपेयर करें ना इसको, तो कहीं ना कहीं इसकी प्रॉफिट और रेवेन्यू ग्रोथ हमको डिसेंट देखने को मिल रही है, तो ये चीज भी अपने को कंसिडर करना पड़ता है। डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो इसका जा रहा है भाई 5.5 का डेट टू इक्विटी। अभी तुमने देखा होगा डेट टू इक्विटी रेशियो 5 का है, मतलब भाई मल्टीपल हो गया 5 का, तो यहां पर कंपनी के ऊपर तो दबा के कर जाऊंगा, सिंपल अपने को ये देख के समझ में आता है। पर मैंने जैसे ओएफएस के लिए बोला था कि हर कंडीशन में चीजें सेम नहीं होती, वैसे ही किसी भी एनबीएफसी कंपनी के लिए ये चीजें नॉर्मल है, क्योंकि नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी है ना यार, ये डिपॉजिट लेगी नहीं तो लोन कहां से देगी। ये एक्स से लोन लेती है, वाई को देती है, ठीक है, बीच में कौन है, बीच में एचडीबी, ये कमाती है मार्जिन। सिंपल। हो सकता है कि भाई ये लोन अपने बैंक से ले, एचडीएफसी बैंक से भी अगर लोन लेती है तो इनके बुक्स में काउंट होगा और वो डेट में आएगा, और डेट में आने के चक्कर में इनका डेट टू इक्विटी रेशियो ऊपर है 5 का है, और 5 का है तो ठीक है भाई, क्योंकि एनबीएफसी है, फाइनेंशियल कंपनी है। तो सेम चीज मैंने तुमको आईआरएफसी के एनालिसिस के समय भी समझाया था, आईरेडा के समय भी समझाया था, क्योंकि वो भी एनबीएफसीज है, एक फाइनेंस करती है रेलवे सेक्टर को, एक फाइनेंस करती है ग्रीन एनर्जी सेक्टर को, तो सिंपल सी बात है। आगे अपन देखते हैं प्राइस टू बुक रेशियो। प्राइस टू बुक रेशियो थोड़ा कंसर्निंग है, ये तुमको देखने को मिल जाएगा, पीबी रेशियो निकल के आ रहा है, ये आता है टोटल 3.7 का, तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाला काम है। अगर ओवर द टाइम जैसे जैसे कंपनी के एसेट्स बढ़ेंगे ये थोड़ा कम आ जाएगा, बाकी अभी जो ग्रोथ देखने को मिल रही है ना इसके प्रॉफिट्स में, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं चीजें सही लगती हुई दिखाई दे रही है। तो अभी अपन आते हैं सिंपल से आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम के ऊपर। एक टाइम पर इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम जा चुका था 105 रुपए का, ठीक है, अभी ये बहुत तगड़ा प्रॉफिट होता है भाई, 740 रुपए के प्राइस बैंड के ऊपर 105 रुपए का जीएमपी था, पर ये भाई गिर कर आ गया 40 रुपए पे। ये इस वजह से आया था कि भाई ईरान इजराइल का वॉर एस्केलेट हुआ, वहां पर यूएस ने एंटर किया, 3 न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अटैक कर दिया, इस चक्कर में यहां पर गिरावट देखने को मिल रही थी। अभी के टाइम पर करंट सिनारियो देखें तो ये आ चुका है भाई 70 रुपए के ऊपर, 40 से सीधा 70, 100% का जीएमपी में जंप, मतलब कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स की उम्मीदें जाग रही है। और हमने जनरल ट्रेंड देखा है जीएमपी का, जैसे जैसे आईपीओ पास में आता है ना, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम एस्केलेट करता है वॉर की तरह, मतलब एस्केलेट करता है मतलब बढ़ता है, तो यहाँ पर हमको और भी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। बाकी कंक्लूजन पे आता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं शेयर होल्डर कोटा लगाऊंगा क्योंकि मैं एचडीएफसी बैंक का इन्वेस्टर हूँ, सिंपल सी बात। मैं हिट कर रहा हूँ 2 लाख की लिमिट, साथ में मैं अप्लाई कर रहा हूँ रिटेल कोटा में, मेरे पास जितने भी है उतने एक एक लॉट से अप्लाई करूंगा। और अगर लास्ट डे पे अपन डिसीजन बनाएंगे, लास्ट डे जब आईपीओ क्लोज होगा ना, तब मैं एक वीडियो भी बना दूंगा तुम्हारे लिए, ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि भाई सब्सक्राइब करके रख लो। तो उस दिन मैं डिसाइड करूंगा कि क्या मेरे को बिग एचएनआई में अप्लाई करना है या फिर नहीं। बाकी लास्ट डे अपन वीडियो बनाएंगे, साथ में अलॉटमेंट स्टेटस के ऊपर बात करेंगे, लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी के ऊपर बात करेंगे, इन बिटवीन अगर कोई आईपीओ आता है तो उसको भी कवर करने का ट्राई करेंगे। इन फ्यूचर जितने भी आईपीओ आएंगे बढ़िया बढ़िया सबको कवर करेंगे। तो रिक्वेस्ट बस इतनी है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना, ताकि आने वाली अपडेट्स आपसे कभी मिस ना हो। और बाकी चैनल पे दोनों वीडियो है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, शेयर होल्डर कोटा का, नहीं समझ में आया तो भाई जाओ देखो, साथ में आईपीओ सस्ता है या फिर महंगा है, इन डेप्थ वैल्यूएशन एनालिसिस है, तो जाओ उसको भी देख लो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।